हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 27 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे और उसी पर आधारित 5 प्रश्नों पर हम बात करेंगे, जिसमें से पहला है असम एकॉर्ड का क्लॉज 6 या असम समझौते का खंड 6, उसको लागू करने के लिए जो एक समिति बनी थी, शर्मा समिति, विप्लव देव शर्मा समिति, जस्टिस विप्लव देव शर्मा समिति, उसकी सिफारिशों को में से काफ़ी कुछ को असम सरकार ने कहा है कि वो 2025 अप्रैल 2025 तक लागू करेगी। तो इसको समझेंगे इस मुद्दे को। दूसरा मुद्दा है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाला एक भागीदार है, उसको खनिज सुरक्षा भागीदारी या मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP बोलते हैं। इसमें MSP यहाँ वाले MSP से नहीं समझिएगा, उसमें वो पिछले साल जून 2023 में शामिल हुआ था और उसी का एक अंग है MSFN मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंसिंग नेटवर्क। उसमें भी भारत जो है हाल में ही शामिल हुआ है और ये जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं चीन द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें से निकल है, कोबाल्ट है, साथ ही 7 रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनको लेकर जो है दबाव बनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका भी कर रहा है और भारत भी कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है लेकिन ये मामला बड़ा है कि प्रधानमंत्री ने 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को जो है का अनावरण किया है। ऐसे में हम ये हमारा जो मुद्दा है उसमें हम सुपर कंप्यूटर को भी थोड़ा सा समझेंगे और जिस मिशन के तहत भारतीय सुपर कंप्यूटर मिशन या सुपर कंप्यूटर मिशन जो है, इंडियन सुपर कंप्यूटर मिशन, उसके तहत इसे लाया गया है, तो उसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं असम समझौते का खंड 6 क्या है और उस जिसको जो है लागू करने को लेकर असम सरकार कह रही है। अभी जो है कल ही असम सरकार ने एक असम का स्टूडेंट यूनियन है, आसू नाम है, ASUA जो है, वह AASU आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उसके सदस्यों के साथ या उसके कार्यकर्ताओं के साथ, उसके लोगों के साथ बातचीत के बाद जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो असम एकॉर्ड जो 1925 का हुआ था राजीव गांधी जी के समय में, उसके क्लॉज 6 को लागू करने के लिए जो सिफारिशें की गई है उन्हें हम आगे बढ़ेंगे और अप्रैल 2025 तक उसे लागू करेंगे। विप्लव देव शर्मा समिति क्लॉज 6 को लागू करने के लिए, सिफारिशों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में लाई गई थी। इस समिति ने करीब 67 सिफारिशें की है, 67 सिफारिशें की है, जिसमें से 52 सिफारिशों को लागू करने के लिए असम सरकार तैयार हो गई है। बाकी 15 जो सिफारिशें ऐसी हैं जिनमें केंद्र सरकार या हो सकता है, चूँकि केंद्र सरकार के पाले में है और उसमें कई में संविधान संशोधन भी करना होगा, तो उसको लेकर जो है उसको छोड़ के बाकी को लागू करने की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये असम एकॉर्ड के समय जो आसामीज लोगों की जो पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो विरासत है, उसको जो संरक्षित करने या उसको बढ़ावा देने के लिए जो बात इस क्लॉज 6 में कही गई थी, उसके दिशा में बढ़ता हुआ प्रयास है। अब इसको कुछ लोग राजनीतिक भी कहेंगे, लेकिन राज्य सरकारें या राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन ये पहले से ड्यूस चीज़ है और उसी को लागू करने के लिए असम सरकार ने बात कही। आइए जरा समझे, परिचय के रूप में देखें तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अखिल असम छात्र यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि असम समझौते के खंड 6 पर एक उच्च स्तरीय समिति की अधिकांश सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अधिकांश मतलब इस समिति ने 67 सिफारिशें की है, इसमें से 52 सिफारिशों को जो है, 52 सिफारिशों को जो है ये लागू करने के लिए असम सरकार तैयार हो गई है और बाकी के यानी 52 और बाकी के जो 15 सिफारिशें हैं, इसने कहा है कि उसको भी भारत सरकार के साथ ये बातचीत कराएगी। आसू लोगों यानी जो ऑल आसाम जो है स्टूडेंट यूनियन है, उसका भारत सरकार के साथ इसे कैसे लागू किया जाए, इस पे वो वार्ता सुलभ कराएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कहना है। ये उद्घोषणा जो की गई है, न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समिति थी। इसने फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसको जब रिपोर्ट के अंतिम रूप दी थी, उसके 4 साल बाद जो है ये चीज़ें कही जा रही है और इसमें 15 सिफारिशें लागू नहीं होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि उसके लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी जो राज्य सरकार के एम्बिट में नहीं है।
जरा समझें कि असम समझौता और उसका खंड 6 क्या है। देखिए, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था या बांग्लादेश के लिए जो है संघर्ष चल रहा था, एक अलग ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में, तो बहुत मतलब लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में शरणार्थी जो है भारत के या बांग्लादेश के जो सटे हुए हिस्से थे, खासतौर से असम और पश्चिम बंगाल में आए थे। जब असम में वो आए थे तो वहाँ पे उनकी संस्कृति जो है, जो आसामी संस्कृति थी, उसमें बांग्ला भाषियों का जो है कहीं ना कहीं दबदबा होने लगा था। उसको लेकर विरोध भी शुरू हुआ था और ख़ासतौर से आसाम के जो स्टूडेंट लोग थे वो विरोध कर रहे थे आल आसाम स्टडम जो है स्टूडेंट यूनियन के नाम से, और कुछ वहाँ पे संग्राम परिषद आदि भी थी, जिसको दूर करने को लेकर राजीव गांधी ने पहल की। और 1985 में यानी 79 से ये आंदोलन शुरू हुआ था आसाम यूनियन वालों का, आल आसाम स्टूडेंट यूनियन वालों का। उसके 6 साल बाद राजीव गांधी के पहल पे ट्राईपार्टी समझौता होता है। केंद्र सरकार, आल आसाम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद के बीच एक हस्ताक्षर होता है। ये समझौता जो है कहीं ना कहीं पिछले 6 सालों से जो मांग चल रही थी बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ, उसको इसने आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया। और इसमें जो है ये बात, इसका मेन उद्देश्य था कि जो असमिया लोग थे, जो असम के मूल लोग हैं, उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये बात पे ये हुआ था असमिया लोगों की। तो एक समस्या अभी जैसे ये जो क्लास 6 है, इसमें जो असमिया लोगों की पहचान करनी है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। और ये देखा जाए जो क्लास 6 है वो इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण खंड है। अभी क्या है उसको ज़रा समझें। तो असम समझौते का क्लाज 6 या खंड 6 क्या कहता है, तो देखिए ये कहता है कि असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए संवैधानिक रूप से, विधायी रूप से, प्रशासनिक रूप से जो भी सुरक्षा उपाय उचित हो वो प्रदान किए जाएगा, ये अकॉर्ड में कहा गया था। यानी कि संविधान के द्वारा जो भी होगा, संविधान की ज़रूरत पड़ेगी, विधान के द्वारा पड़ेगा तो विधान के जरिए, प्रशासन के द्वारा जिस भी तरीके से असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षित और संरक्षण करने के लिए जो है पहल की जाएगी। हालांकि ये समझौता अभिन्न अंग है और कुछ लोग तो उसकी आत्मा भी कह रहे हैं। इसके बावजूद भी 85 से लेके 2024 39 साल हो गया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। 2019 में सरकार ने जो है इस समझौते के लिए, यानी बिप्लो शर्मा समिति की रिपोर्ट, तो ये बात आ रही है, तो जो 2019 में जुलाई 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी असम अकॉर्ड के क्लास 6 को कैसे लागू किया जाए, उसको किस तरह से अपनाया जाए, उसको तरीके सुझाने के लिए असम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जिसमें न्यायाधीश लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जो है आशू वाले भी थे, आल आसाम स्टूडेंट यूनियन वाले भी लोग थे, कई सारे पत्रकार थे, यानी काफ़ी व्यापक लोग थी। और इस समिति ने फरवरी 2000 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट चूंकि गृह मंत्रालय द्वारा था तो गृह मंत्रालय को सौंपना था, लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट असम सरकार या असम के मुख्यमंत्री को सौंपी। और उसके बाद उसमें से इसके सदस्यों ने उसकी कई सारी रिपोर्टों को, चूंकि रिपोर्ट गोपनीय थी, लेकिन उसके सदस्यों ने, जब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट ये सौंप दी गई तो उसके कई सदस्यों ने अगस्त 2020 में इसके रिपोर्ट को लीक कर दिया, जिसमें बहुत सारी बातें थी। असमियज लोगों की पहचान की बात थी। देखिए, इस समिति के समक्ष मुख्य प्रश्न था कि सुरक्षा करने योग्य, जिन्हें सुरक्षित करना है, अभी खंड 6 में था ना कि सुरक्षित करने के लिए असमी लोग, उनमें असमिया लोगों की परिभाषा क्या हो, असमी लोग माने किसे जाएंगे, ये मेन इसमें था। बहुत सारी परिभाषा थी, लेकिन इसमें ये मेन था कि असमी लोगों की पहचान करना। तो देखिए, इसने असमिया लोगों की परिभाषा के रूप में कहा कि जो इंडिजीनियस ट्राइब है, यानी असम में रहने वाले जो इंडिजीनियस ट्राइब हैं या स्वदेशी जनजाति हैं, असम के अन्य स्वदेशी समुदाय हैं जो इंडिजीनियस असम के, यानी ट्राइब के अतिरिक्त और भी जो इंडिजीनियस असम के समुदाय हैं, वह 1 जनवरी 1951, नोट करना, 1 जनवरी 1951 को या उससे पहले असम के क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिक, यानी ऐसे भारतीय नागरिक और उनके वंशज
जो 1 जनवरी 1951 के पहले तक वहाँ पे रह रहे हो, यानी जैसे 1 जनवरी 1951 तक भारतीय नागरिक जो वहाँ पे रह रहे हों वो यानी उनके वंशजों को भी जो है असामीज माना जाएगा और स्वदेशी असमिया लोग इसमें शामिल होंगे। इसके आधार पे यानी ये 1 जनवरी 1951 कहा गया, इसके आधार पे इनको आरक्षण देने की भी बात की गई है, जिसमें से कई आरक्षण तो ऐसा है कि उसकी दर जो है 70 से 80% तक भी है आसामी लोगों को। इसी 1 जनवरी 1951 वाला जो परिभाषा है, इसी तरह के आसामीज लोगों की बात की गई है। ठीक है, अब यह है कि असम सरकार शर्मा समिति की कौन सी सिफारिशों को लागू करेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी ये सिफारिश की गई है उसके लिए जो कट ऑफ डेट है आसामी लोगों के लिए वह 1951 ही माना जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं सिफारिशों के लिए है, अन्य कार्यों के लिए नहीं है। यानी अन्य संदर्भों में आसामीज लोगों की परिभाषा जो चली आ रही है वह है, लेकिन इन जो विप्लव समिति की जो सिफारिशें हैं उसके लिए उस समिति की सिफारिशों को लागू होने करने के लिए जो कटाव है 1951 रहेगा, ऐसा असम के मुख्यमंत्री का कहना है। हालांकि अभी रोड मैप आएगा, लेकिन ये क्लैरिफाई उनके द्वारा कर दिया गया है। आसू के साथ यानी जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि टोटल 67 सिफारिशें की गई है, जिसमें से 40 सिफारिशें ऐसी हैं जो कि राज्य सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती है, 12 सिफारिशें ऐसी हैं जो आती है राज्य सरकार, हालांकि उसमें केंद्र सरकार से जो है स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और 15 जो केंद्र के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उसमें से ज़्यादातर में उसमें संशोधन, जो संविधान संशोधन वाली प्रक्रियाएं होंगी उसमें आती हैं। तो ऐसे में इनको कहना है कि 52 सिफारिशों को अप्रैल 2025 तक लागू किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार 25 अक्टूबर तक जो है ये जो आसू लोग हैं, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो मेंबर हैं, इनको रोड मैप बता देंगे कि किस तरह से इसे लागू किया जाएगा। और इन 52 सिफारिशों में मुख्य रूप से भाषा, भूमि और संस्कृति, यानी भूमि, भाषा और संस्कृति से जुड़े जो पहलू हैं वो मुख्य तौर हैं। अगर हम इनको देखें, भूमि से संबंधित कुछ सिफारिशें, यानी सभी नहीं, कुछ सिफारिशें, तो देखिए एक रेवेन्यू बोर्ड मंडल या राजस्व मंडल बनेगा, जहाँ पे कुछ क्षेत्रों विशेष को जहाँ पे केवल असमिया लोग ही हैं वही भूमि ले सकते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में ऐसी भूमि का हस्तांतरण भी असमिया लोगों का होगा। और असमिया लोगों की जो परिभाषा दी गई है वही 1 जनवरी 1951 वाली जो परिभाषा है उसको माना जाएगा, लेकिन ये सिर्फ राजस्व मंडल के लिए। ऐसे असमिया लोग जो भूमि का मालिकाना हक देने के लिए समयबद्ध के, यानी कुछ असमिया लोग ऐसे हैं जिनके पास एक निश्चित भूभाग पर वो कब्जा तो है, लेकिन उनके पास उसका टाइटल नहीं है, यानी उसके मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है। ऐसे दस्तावेजों को 3 साल में दिया जाएगा, ये भी बात कही गई है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र के किनारे जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विशेष सर्वेक्षण करा के उसको सरकारी ज़मीन बनाई जाएगी, जिसमें जो ब्रह्मपुत्र विस्थापित होती है तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। असमिया भाषा से संबंधित देखिए, तो इसमें कहा गया है कि बराक घाटी, पहाड़ी जिले और बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त परिषद में जो स्थानीय भाषाएं हैं वहाँ चल रही हैं, उनके साथ ही साथ 1960 में असम भाषा अधिनियम का जो व्यवस्था है वो पूरे असम को जो है, पूरे असम राज्य में असमिया को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी इन जो चीज़ों को छोड़ के जो बाकी असम में है वो असमिया राजभाषा के रूप में मान्यता हो जाएगी। ऐसे में सभी अधिनियमों, नियमों, आदेशों आदि को अंग्रेजी के साथ साथ असमिया में भी जारी करना अनिवार्य हो जाएगा। असम की सभी स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त भाषा और साहित्यिक अकादमी होगी। वहाँ के स्टेट बोर्ड या CBSE में बोर्ड में भी जो हाई स्कूल या 9th के बच्चों के हैं उनके लिए एक असमिया पेपर जो है अनिवार्य करने की बात इसमें कही गई है। सांस्कृतिक विरासत से भी संबंधित सिफारिशों की बात की गई है, जैसे सत्रों, एक 9 वैष्णव मठ है, इनके विकास के लिए एक स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। सभी जातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत को उत्थान करने के लिए प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर भी बनाई जाएगी, जो इसमें देखा जाए तो लैंड यानी जमीन, भूमि, भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं जो इसमें हैं। कुछ चीज़ें जैसे ये सिफारिशें जो लागू की जाएंगी, कुछ जगहों पर लागू नहीं की जाएगी। जैसे असम में छठी अनुसूची के से जुड़ी हुई कई स्वायत्त परिषदें हैं, ठीक है, जनजातीय स्वायत्त परिषदें हैं, और छठी अनुसूची की बात ये कही जाती है कि उस जहाँ पे ये स्वायत्त परिषदें होंगी
उनके पास कुछ अपने विशेष विधायी और न्यायिक अधिकार होते हैं। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि ये जो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद है, उत्तरी कछार हिल स्वायत्त परिषद है और कार्बी आंगलोंग है, ये जो ऑटोनोमस रीजन है, इनमें ये तय करेंगी, यानी ये परिषदें तय करेंगी कि इनमें 52 सिफारिशों में से लागू करना है या नहीं लागू करना है। इसमें राज्य सरकार का कुछ रोल नहीं आता, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत इनको अपने कुछ विधायी और न्यायिक अधिकार मिले हुए हैं। साथ ही में ये जो कह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो बंगाली भाषी बराक घाटी के जो लोग हैं, उनमें भी इस सिफारिशों को कार्यान्वयन से छूट दी गई, क्योंकि बराक भाषी में बहुत ज़्यादा जो है बंगाली भाषी लोग हैं और उनमें इस सिफारिशों को लेकर ज़रा थोड़ा सा जो है क्या कह सकते हैं कि एक विरोध वाला भाव है, क्योंकि उनकी भाषा और उनकी संस्कृति और 51 वाली चीज़ें मानने के कारण दिक्कत होगी। तो ऐसे उन जो विवादित क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का कहना है जहाँ तक पहले से आसानी से जो चीज़ें लागू हो सकती हैं उसको लागू किया जाए, बाकी जो विवादित चीज़ें हैं उसे बाद में इसको किया जाएगा। जैसे असम सरकार ने किन सिफारिशों को छोड़ दिया है, तो देखिए 52 बिंदुओं को तो लागू किया, लेकिन उनमें से कुछ सिफारिशें ऐसी थी जो काफ़ी परेशान कर सकती है या कह सकते हो विवादित थी, जिसका विरोध हो रहा था। जिसमें से एक है कि इनर लाइन परमिट। जैसे भारत के कई राज्यों में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में, वहाँ पे उन क्षेत्रों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी भारतीय नागरिक को। ये व्यवस्था इस सिफारिश की गई थी कि असम में भी किया जाए, इसको लेकर छोड़ दिया गया है। दूसरा है असमिया लोगों के लिए आरक्षण भी शामिल है, जिसमें 70 से 80% तक आरक्षण की बात है असमिया लोगों को, ये बात भी छोड़ दिया गया है। एक बात कही गई कि एक असम के विधानसभा का एक उच्च सदन हो, विधान परिषद हो, जो पूरी तरह से जो है असमिया लोगों के लिए हो। तो ये बातें, इस तरह की जो बातें हैं, इसको छोड़ दी गई हैं, क्योंकि एक ऐसी बिंदु है, एक तो इसमें संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी और ये काफ़ी विवादित भी है। तो इसको छोड़ के असम सरकार द्वारा जो है बाकी असम कार्ड के जो क्लॉज 6 के अन्य सिफारिशें हैं जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है, उनको लागू करने के बारे में अपनी मन बना लिया है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा मुद्दा है, वो ये है कि भारत द्वारा जो है चीन से बढ़ते दबाव को देखते हुए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक साझेदारी है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर खनिज सुरक्षा साझेदारी, उसी का एक अंग है। उसको 2023 में जून 2023 में भारत उसका भागीदार बना था। उसी का एक अंग है, वित्तीय अंग है, खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क। उसमें भी भारत जो है अभी हाल फिलहाल में शामिल हो गया है। तो ऐसे में हम थोड़ा समझते हैं कि क्या मामला है, खनिज सुरक्षा, ये वित्त भागीदारी क्या है, एमएसपी को समझने की कोशिश करेंगे, या मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, और रेयर अर्थ मेटल और उसको लेकर चीन की जो है क्या चुनौती उत्पन्न हो रही है, उसको भी हम समझते हैं। चर्चा में देखिए क्यों है, क्योंकि भारत अब औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क MSFN का हिस्सा बन गया है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए सदस्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। महत्वपूर्ण खनिज क्या है? आज वैसे खनिज जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज अर्थव्यवस्था में किन चीज़ों की बातें हैं, एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है, यानी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए जो मिनरल्स चाहिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। दूसरा, जैसे जैसे दुनिया गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और उसमें सोलर वोल्टिक फोल्ड और ख़ासतौर से ईवी इलेक्ट्रॉन या बैटरी का महत्व होता जा रहा है। तो ऐसे मिनरल्स जो सोलर वोल्टिक फोल्ड या सोलर वोल्टिक पैनल या ईवीज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। और ख़ास तौर से ये भी महत्वपूर्ण है कि ये दोनों क्षेत्रों में चीन की जो है कहीं ना कहीं दादागिरी है या उनकी बादशाहत है, क्योंकि वो शुरू से ही उसमें, एक तो उसके यहाँ है भी ज़्यादा और दूसरे उसके यहाँ उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके इन मिनरल्स के लिए खासतौर से जो रेयर अर्थ मिनरल है, उसमें भी हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनके उत्खनन को लेकर चीन ने अपनी पास, चीन के पास जो है उसके जो उत्खनन के लिए जो मशीनरीज हैं, जो टूल्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो ज़्यादातर उस पर चीन की ही बादशाहत है। बाकी उत्पादन पे तो 70% जो हाई रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ मिनरल है,
उनमें उसकी जो है भूमिका है ही। और ये सब जो है कहीं ना कहीं हमारे सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण है। उसी के लिए अमेरिका जो है अब 2022 में एक साझेदारी करता है, उसको बोलते हैं खनिज सुरक्षा भागीदारी। उसी के एक अंग के रूप में अभी खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क की स्थापना की गई है, जिसमें भारत जो है शामिल हो रहा है। और भारत एमएसपी पे यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जो 14 अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों का समूह है, उसका भागीदार जून 2023 में हुआ था। और उसी के एक अंग के रूप में जो MSFN हो रहा है, उसकी भी सदस्यता भारत ने ले ली है। महत्व क्यों है? क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स के लेकर जो है सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने पर बात चलता है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क पहल की शुरुआत के रूप में देखा जाए तो देखिए, एमएसपी के यानी मिनरल सिक्योरिटी प्रोग्राम के ही एक अतिरिक्त शाखा के रूप में मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंशियल नेटवर्क की स्थापना ऐसे समय में हुआ है जब महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए चीन जैसे देशों पर अत्यधिक निर्भरता है, विशेष रूप से रेयर अर्थ खनिजों के लिए। MSFN व्यवस्था भाग लेने वाले देशों से DFI डेवलपमेंट वित्त संस्थान और ESA निर्यात ऋण एजेंसियों को तालमेल बनाने और प्रभाव बढ़ाने के लिए एक साथ लाती है। इसमें सदस्य देश मानते हैं कि ये वो क्षेत्र है, देखिए ये साझेदार मानते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा का जो ट्रांजिशन है, इसको प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण खनिजों की तेजी से बढ़ती वैश्विक मांग है, उसको पूरा करने का दायरा और स्केल किसी एक देश और एक संस्था के बस की बात नहीं है या एकल संस्था। इसके लिए इन सदस्य देशों में जो सार्वजनिक निजी जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, इनके बीच में आपस में सहयोग होना चाहिए, ताकि इस जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसकी जो परियोजनाएं हैं, उसका फाइनेंशियल जो है उसकी फाइनेंसिंग तेजी से किया जा सके और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जा सके। क्लीन एनर्जी का जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है, उसके लक्ष्य को तेजी से प्राप्त किया जा सके। खनिज सुरक्षा भागीदारी और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो देखिए, खनिज सुरक्षा भागीदारी अमेरिका के नेतृत्व में है। इसकी स्थापना 2022 में ही हुई थी। हालांकि भारत एक साल बाद जून 2023 में जब प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पे स्टेट विजिट पे, तब उन्होंने इसमें भारत शामिल हुआ था। ये इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जो खनिज आपूर्ति श्रृंखला हैं, इनको सार्वजनिक निजी निवेश के द्वारा उत्प्रेरित भी करना है और जितने भी तरह के सहयोग डिप्लोमेटिक या अन्य तरह के हो सकते हैं, वो करने के लिए ये उसमें मदद करने की बात की गई है। उद्योग के सूत्र बताते हैं कि MSP जो समूह है, यह कोबाल्ट, निकिल, लिथियम जैसे खनिजों और 17 रेयर अर्थ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है। यानी सभी पे नहीं है, उन खनिज पे है जिनका इस्तेमाल बताए कि बैटरी में, EV में या सोलर वोल्टिक जो है पैनल में, या सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो होता है, उनके लिए ये ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कोबाल्ट, निकिल और लिथियम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल किए जाने वाले बैटरियों के लिए आवश्यक है। और रेयर अर्थ खनिजों को बहुत कम मात्रा में, यानी बहुत थोड़े मात्रा में ही जो है उनकी आवश्यकता सेमीकंडक्टर और उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। और माना जा रहा है कि MSP लगभग 150 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है या जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हों, वहाँ पर 14 देश मिलकर उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो चीन की इस क्षेत्र में एक तरफा बादशाहत है, उसको चैलेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें अमेरिका के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसका भारत भी सहयोगी है। तो देखिए, भारत के MSP में शामिल होने का महत्व, देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ी जो है आबादी है और यहाँ पे हम ऊर्जा की मांग भी तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है अपने जलवायु दायित्वों से मुक्त नहीं मोड़ सकते हैं। हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग आज की समस्या है और इससे लोग परेशान होते हैं, खासतौर से गरीब देश और गरीब लोग भी परेशान होते हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन हो, खासतौर से मोबिलिटी के क्षेत्र में, यानी जो व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल है, उसमें बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाने की बात हम कर रहे हैं और उसके लिए ये क्रिटिकल मिनरल बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही में हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी रेयर अर्थ महत्वपूर्ण है। तो इन सारी पहलुओं के लिए भारत का इसमें शामिल होने का महत्व अपने आप दिखाई दे रहा है। रेयर अर्थ क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व और उससे उत्पन्न चुनौती, देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स या
दुर्लभ खनिज तत्व हैं। दुर्लभ खनिज या रेयर अर्थ से आप लोग समझते होंगे कि ये पृथ्वी पर बिल्कुल मिलता ही नहीं होगा, नहीं, इसके भंडार बहुत हैं पृथ्वी पर, लेकिन इसके रेयर अर्थ इसलिए कहे जाते हैं कि इनका एक जगह भंडार बहुत कम मात्रा में होता है। यानी जैसे आयरन है तो जहाँ पे है ढेर सारा आयरन है, गया निकाल लिया, गोल्ड है गहराई में ही है लेकिन निकाल लिया। इनके साथ क्या होता है कि ये जहाँ पे भी रहते हैं ना, वो उनको मतलब उनको निष्कर्षण है बहुत ज़्यादा पूरे पृथ्वी भर में, लेकिन उनके लिए निष्कर्षण करना बड़ा वायबल नहीं होता है। बहुत कम जगह ही इनके लिए निष्कर्षण करना जो है, ख़ास तौर से ये जो 17 रेयर अर्थ मेटल हैं इनमें से 2 पार्ट में होता है, एक लाइट रेयर अर्थ मेटल और एक हैवी रेयर अर्थ मेटल। जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो भारत के लिए उनकी हाथ थोड़ा सा तंग है। तो आइए जरा देखिए, 17 तत्व शामिल हैं, उनमें हल्के रेयर अर्थ तत्वों से लेकर भारी रेयर तत्व शामिल हैं। एचआरई के लिए यानी हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए चीन जैसे देशों पर अत्यधिक निर्भरता है। वैश्विक उत्पादन का लगभग 70% रेयर अर्थ के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, और हैवी वाले के लिए तो 90% से ज़्यादा है। और ये भी नहीं, सिर्फ रेयर अर्थ के लिए नहीं, उसके जो खनिज को उसके निष्कर्षण के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो टूल्स चाहिए, उसमें भी चीन की बादशाहत है, और वो उस पर हैवी टैक्स लगा रहा है जो है उसके निर्यात पे, और बहुत सारे रेयर अर्थ पे जो है वह रोक लगा रहा है कि लो कर लो सप्लाई चेन का निर्माण। हम जो उसके लिए मिनरल्स चाहिए, हम उस मिनरल्स पे भी ही हमारी बादशाहत है। तो ये थोड़ा है, दुनिया निकलने की कोशिश कर रही है, और ऐसा नहीं कि चीन में ही सारा है, चीन से बाहर भी है, लेकिन चूंकि प्रौद्योगिकी चीन के पास एक तरफा रूप से झुका हुआ है, इसलिए चुनौती भी हमारे लिए है। भारत में भी कुछ रेयर अर्थ उपलब्ध हैं, जैसे कि लैंटानम है, सेरियम है, निबोडियम है, प्रोजिडियम है, लेकिन जो कुछ भारी या महत्वपूर्ण हैं वो भंडार भारत में बहुत यानी हैं तो, लेकिन ऐसे नहीं है जिनका कमर्शियली जो है उनकी उपलब्धता या उनको निष्कर्षण किया जा सके। तो इसको लेकर जो है हमें मजबूरी है कि हम इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भागीदार होकर इस तरह के जो है दुर्लभ खनिजों का या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके निष्कर्षण से लेके उनकी उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा मुद्दा देखते हैं। तीसरा मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने कल जो है 3 नए परम रुद्र जो है सुपर कंप्यूटर, परम श्रेणी के हमारे हाई कंप्यूटिंग जो है फैसिलिटीज़ हैं, उनमें कुछ के सुपर कंप्यूटर के श्रेणी में भी हैं, तो 3 नए परम रुद्र कंप्यूटरों का जो है प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। ये 3 परम कंप्यूटर्स 3 अलग अलग जो है संस्थानों में दिए जाएंगे, जिसमें से एक पूना में है, जियांट मीटर रेडियो वेब जो है टेलीमेट्री करके है, GMTR जो है, GMRT वो है, वहाँ पे उसको दिया जाएगा। एक है दिल्ली की एक है संस्था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, एक वहाँ को दिया जाएगा, और एक कलकत्ता के SN बोस हैं वहाँ के दिया जाएगा। तो ये तीनों के लिए दिया जा रहा है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है वो दिल्ली को ही दिया जा रहा है। उसमें क्षमता लगभग 3 पेटाफ्लॉप्स है। पेटाफ्लॉप्स 10⁻17 फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड होता है, और ये सुपर कंप्यूटर की है ना, उसकी क्षमता या उसकी स्पीड यानी उसकी पावर नापने की इकाई है। जैसे हम फ़ोन आदि की रैम आदि की कहते हैं ना कितना गीगाबाइट है, फिर उसकी देखते प्रोसेसर की कितना गीगाहर्ट्ज़ है, वैसे सुपर कंप्यूटर को जो है फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड के रूप में किया जाता है। और उसमें भी सुपर कंप्यूटर जब होता है तो उसमें तो भाई टेराफ्लॉप, पेटाफ्लॉप, अभी एक सुपर कंप्यूटर आया है वो पहला एक्सा फ्लॉप भी सुपर कंप्यूटर है। तो आइए ज़रा देखते हैं परिचय के रूप में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को समर्पित किया। ये तीनों नए सुपर कंप्यूटर स्वदेशी तौर पर निर्मित है, सीडैक पुणे द्वारा तैयार है, उसमें मेन मदद की गई है। और इन्हें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, एक हमारा मिशन है NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, 2015 में इसे शुरू किया गया था। उसी के तहत लगभग 130 करोड़ रुपए में तीनों का जो है खर्चा लगभग 130 करोड़ रुपए आया है। और इन्हें जो है भारत के
3 अलग अलग स्थानों पे 3 अलग अलग संस्थाओं को स्थापित किया जाएगा। देखिए जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं अभी तो हम उसको देखेंगे, लेकिन इनका जो उपयोग होता है ना वो रिसर्च आदि या बड़े संस्थानों में किया जाता है। पर्सनल यूज के लिए पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर एक तरह से जो बड़े संस्थान हैं, रिसर्च हैं, जो बड़े भारी डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं उनके लिए उपयोग होता है। उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले सुपर कंप्यूटर तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ही आया था, उससे प्राप्त डेटा के प्रोसेसिंग के लिए आया था। बाद में स्पेस के सेक्टर में महत्वपूर्ण होता है, ये आपके जलवायु के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें भी अब इनका इस्तेमाल होने लगा है और किया भी जाता है। उसी में एक देखा जाए कि एक जो ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, एक को पुणे के पास जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, उसके लिए उसके डेटा को संसाधित करने के लिए उस संस्था को दिया जाएगा। एक है दिल्ली स्थित इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर है। एक्सेलरेटर सेंटर मतलब आप समझ लीजिए हाई एनर्जी वाला जो ये सेंटर है, एक IUAC, इसे दिया जाएगा। एक कलकत्ता में एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है, उसको दिया जाएगा। और ये दोनों जो संस्थाएं हैं, चाहे इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर या एस.एन. बोस, ये उच्च ऊर्जा भौतिकी संस्थान है। हाई एनर्जी फिजिकल जो है रिसर्च यहाँ पे होता है, यानी प्लाज्मा आदि इस तरह के रिसर्च उसमें न्यूक्लियर रिसर्च इसमें होते हैं। और एक को दिया गया है वो मौसम या जलवायु की चीज़ें जानकारी या अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी को करेगा। इसमें जो सबसे शक्तिशाली है वो अभी IUAC को दिया गया है 3 पेटाफ्लॉप का। बाकी जो GMRT पुणे को दिया गया है वो 1 पेटाफ्लॉप का है, और जो बोस संस्थान को दिया गया है वो 838 टेराफ्लॉप का है। ठीक है। राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन के रूप में देखें, सुपर कंप्यूटर मिशन के रूप में देखें तो भारत सरकार जो है अपनी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने को लेकर 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो दुनिया के संदर्भ में हम भारत देखा जाए तो वैसे तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम 5वां हैं, कुछ समय में तीसरी भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे पैमानों में, जनसंख्या तो पहले है ही है, बहुत सारे पैमानों में हम बहुत कुछ हैं। लेकिन जब सुपर कंप्यूटिंग में आता है तो देखा जाए तो हम 74वें स्थान पे पहुंच जाते हैं, और दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में हमारे 8-9 सुपर कंप्यूटर ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनौती है कि हमें अपनी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता या कंप्यूटिंग क्षमता को हाई प्रोसेसिंग क्षमता को हमें बढ़ाना है। उसी को लेकर 2015 में ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देखिए, 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं से युक्त एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाया जाएगा, जिसका स्थापित करके देश भर में फैले शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को इसके जोड़कर इससे सशक्त बनाया जाएगा। अगर देखा जाए तो इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो सीधे देखा जाए तो इस समय उनके पास है, कौन से मंत्री हैं जम्मू कश्मीर वाले, नाम नहीं याद आ रहा, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, 2 विभागों के संयुक्त रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। सुपर कंप्यूटिंग में भारत वैश्विक स्तर पर 74वें स्थान पे है। दुनिया में 500 से अधिक सुपर कंप्यूटरों में से केवल 9 ही भारत के पास हैं। जरा सुपर कंप्यूटर के बारे में करें तो सुपर कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन वाले हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मेन फ्रेम सिस्टम होते हैं जो जटिल गणनाओं को हल करते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे सुपर कंप्यूटर आपके पास ये गणना कार्यों के लिए, जैसे एक कोई काम है तो इसको कई सारे कंप्यूटर या प्रोसेसिंग यूनिट में हजारों लाखों की संख्या में जो प्रोसेसर यूनिट हैं, कई बार लाखों हजारों में, उनमें बांट के काम को किया जाता है। और वो सब इस तरह से बने रहते हैं कि वो एक मेन फ्रेम या एक कंप्यूटर की तरह जो है, एक सुपर कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर मिलके एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। इसमें देखिए पारंपरिक कंप्यूटरों के विपरीत सुपर कंप्यूटर एक सीपीयू से लेकर अनेकों सीपीयू होते हैं, और इन सीपीयू को कंप्यूट्स नोड में समूहीकृत किया जाता है, जिसमें प्रोसेसर समूह, एक मेमोरी ब्लॉक होता है, और एक सुपर कंप्यूटर में हजारों नोड हो सकते हैं, यानी लाखों तक जो है। इसमें जितनी संख्या बढ़ती जाती है उनकी प्रोसेसिंग पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती है। जिसमें एक कहानी, मतलब इसको जब पढ़ने के लिए, समझाने के लिए कि सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या अंतर है, कि जैसे कोई एक आदमी है, उसको एक आदमी को जो है एक रोटी दे दो खाने के लिए और वो खा जाएगा, लेकिन एक आदमी को 100 रोटी एक साथ रख दो या 20-25 रोटी एक साथ रख दो तो वो देख के थक जाता है और वो मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन
50 आदमी को ऐसे ही 20-20 रोटी देते रहो तो वो निपटाते जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पैरेलली कराया जाता है, जिससे काम करने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी जो गति है इसको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड के रूप में माना जाता है। और दुनिया का जो अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है। इसे एकमात्र एक्साफ्लॉप्स कंप्यूटर भी माना जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड 1194 पेटाफ्लॉप्स है, यानी ये एक्सा वाले श्रेणी में पहुंच गया है हमारा ये वाला जो फ्रंटियर, हमारा नहीं मतलब जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ों को लेकर इतनी ही जानकारी। आइए ज़रा हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, चर्चा में रहे असम समझौते के खंड 6 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम सरकार द्वारा इस खंड को लागू करने के तरीके सुझाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। देखिए, जो विप्लव कुमार शर्मा समिति है ये निश्चित रूप से इस खंड के सुझाव के लिए किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना जुलाई 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है और इसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से ये जो शर्मा समिति है इसकी रिपोर्ट केंद्र को मिलनी चाहिए और केंद्र द्वारा इसको लागू करने के लिए किया जाना चाहिए, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है पूरी तरह से। दूसरा है, यह खंड असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन की बात करता है, तो ये तो सिंपल है, ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे असम समझौता जो केंद्र सरकार, आल असम स्टूडेंट यूनियन और आल असम गण संग्राम परिषद के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता था, कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1985 में, ये 1985 में स्थापित किया गया था। तीसरा है, चर्चा में रहे खनिज सुरक्षा नेटवर्क MSP के संदर्भ में यानी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यह अमेरिकी नेतृत्व में 14 देशों की एक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को आकर्षित करना है। भारत इसमें जून 2023 में शामिल हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। चौथा है, वर्तमान में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर की स्पीड कितनी है? तो ये पेटाफ्लॉप्स 1194 पेटाफ्लॉप्स या 1.2 जो है एक्साफ्लॉप का है, इसी का ही एक सबसे डी का आंसर है इसका। अंतिम है, चर्चा में रहे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का क्रियान्वयन स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। तो 2015 वाला तो सही है। इसका क्रियान्वयन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ IT और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक दोनों के संयुक्त कार्यान्वयन इसका किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है A या केवल 1 इसका आंसर सही होगा, दूसरा इसमें गलत है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।